जरा सोचिए, एक ऐसी महाकाव्य कथा जो सदियों से हमारे रोम रोम में बसी है, अगर वो किसी दूसरे देश में जाकर बिल्कुल एक नया ही रूप ले ले तो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की राम कथा की, जिसे रामकियन या राम कीर्ति भी कहा जाता है। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि इसमें सीता जी का जन्म वास्तव में रावण और मंदोदरी की बेटी के रूप में होता है। और तो और, जन्म लेते ही उनके मुंह से जो पहले शब्द निकलते हैं वो होते हैं, रावण को मार डालो। है ना एकदम चौंकाने वाली बात। आज के हमारे इस स्रोत विश्लेषण में हम डॉक्टर करुणा शर्मा द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण और राम कीर्ति एक तुलनात्मक अध्ययन के पन्नों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक ही कहानी अलग अलग संस्कृतियों के रंग में रंग कर कितनी अलग हो जाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब गहराई में उतरने से पहले इस दस्तावेज पर एक नजर डालते हैं। ये कोई आम पन्ना नहीं है, बल्कि 2016 में भारत के तत्कालीन राजदूत द्वारा इस शोध पुस्तक के लिए लिखी गई प्रस्तावना है। ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि ये तुलनात्मक अध्ययन महज कोई साधारण साहित्यिक चर्चा नहीं है। इसके पीछे भारत और थाईलैंड के गहरे राजनीतिक और अकादमिक संबंध भी जुड़े हैं। ये किताब हमें उन दिलचस्प बदलावों का पूरा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देती है जो तब हुए जब ये महाकाव्य भारत की सीमाओं को पार करके बाहर निकला। तो इस विश्लेषण में हमारे सामने ये 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, रामायण की एशियाई यात्रा। दूसरा, राम और सीता के दिव्य जन्म की कथा। तीसरा, कहानी का उत्प्रेरक यानी सीता हरण। चौथा, युद्ध में शामिल जादू और राक्षस। और अंत में एक साझा सांस्कृतिक कैनवस। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, रामायण की एशियाई यात्रा। आप जानते ही होंगे, विद्वानों का मानना है कि अगर पूरे एशिया महाद्वीप की कोई एक साझा कथा है तो वो निस्संदेह राम कथा है। सिर्फ लाओस जैसे छोटे से देश में ही इसके 4 रूप मिल जाते हैं। म्यांमार में इसे रामवत्थु, कंबोडिया में रामकेर, मलेशिया में हिकायत सेरी राम और थाईलैंड में रामकियन कहते हैं। नाम और कुछ कहानियां अलग जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए इनकी आत्मा बिल्कुल एक है। इस बात को आसानी से समझने के लिए संस्कृत संप्रदाय के इस एक श्लोकी रामायण को ही देख लीजिए। असल में ये श्लोक पूरी रामायण का एक छोटा सा बीज है। राम का वन जाना, स्वर्ण मृग को मारना, सीताहरण, जटायु की मृत्यु, सुग्रीव से दोस्ती, बालीवध, समुद्र पार करना, लंका दहन और फिर रावण कुंभकर्ण का वध। बस रामायण का यही मूल ढांचा पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में एक समान है। असली मजा और भिन्नता तो वहां आती है जहां हर समाज ने अपनी अपनी स्थानीय कहानियों और उपकथाओं को इसमें पिरोया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राम और सीता के दिव्य जन्म। अब यहाँ से कहानी सच में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। मूल वाल्मीकि रामायण से अलग थाई रामकियन में मुख्य पात्रों के जन्म की कहानी पूरी तरह से अलग है। और ये भिन्नता सीधे उस जगह की सांस्कृतिक सोच से जुड़ती है जहाँ ये कहानी रची गई। जरा इस जादुई घटनाक्रम पर गौर कीजिएगा। दशरथ के यज्ञ में अग्नि देवता दिव्य प्रसाद के रूप में 4 केक या पिंड लेकर प्रकट होते हैं। तभी रावण के आदेश पर काकना नाम की एक राक्षसी कौवे का रूप धरकर आती है और एक केक का आधा टुकड़ा चुराकर सीधे मंदोदरी को दे देती है। इसे खाने से मंदोदरी गर्भवती हो जाती हैं और फिर जन्म होता है एक कन्या का, जो असल में देवी लक्ष्मी का ही अवतार है। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, वो नवजात कन्या जन्म लेते ही चिल्लाती है, रावण को मार डालो। हालांकि किस्मत से उसकी ये आवाज रावण और मंदोदरी को बिल्कुल सुनाई नहीं देती। दोनों कथाओं के बीच का जो सीधा अंतर है वो यहाँ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ वाल्मीकि रामायण में राजा जनक को सीता जी सीधे धरती में हल जोतते समय एक क्यारी से मिलती हैं, लेकिन रामकियन में कहानी कुछ और ही है। उस भयानक भविष्यवाणी के बाद रावण ज्योतिषियों की सलाह मानता है और अपनी ही उस नवजात पुत्री को एक बक्से में रखकर समुद्र में बहा देता है। लहरों के साथ तैरता हुआ वो बक्सा एक जगह पहुंचता है जहां राजा जनक हल जूत रहे होते हैं, और जब वो बक्सा खुलता है तो उसके भीतर कमल की कोमल पंखुड़ियों पर वो अद्भुत सुंदर कन्या विराजमान मिलती है। है ना एकदम अद्भुत कल्पना। आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, कहानी का मुख्य उत्प्रेरक सीताहरण। हम सब जानते हैं कि इस पूरे महाकाव्य की धुरी वो क्षण है जब सीता जी का अपहरण होता है। दोनों ही ग्रंथों में ये टर्निंग पॉइंट है। अगर हम हरण का कारण बनने वाली उन मूल घटनाओं पर नजर डालें तो कुछ चीजें बहुत जानी पहचानी लगती हैं, जैसे शूर्पणखा, जिसे रामकियन में समनखा कहा गया है, कि अंगों का काटा जाना,
उसके भाई खर और दूषण का राम के हाथों मारा जाना और फिर मारीच का स्वर्ण मृग बनना, ये वो परिचित आधार है जो कथा को आगे बढ़ाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि थाई रामकियन इस क्लासिक उत्प्रेरक को बदलता कैसे है। दरअसल थाई कथा में इसके पीछे के पात्रों की प्रेरणाएं और उनका बर्ताव एक बिल्कुल नया रंग ले लेता है। वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा रावण के पास जाकर सच बताती है कि कैसे वो सीता को खाने दौड़ी थी और तब लक्ष्मण ने उसे कुरूप कर दिया। लेकिन रामकियन में समनखा एक बहुत बड़ा सफेद झूठ बोलती है। वो अपने भाई खर के पास जाकर कहती है कि राम और लक्ष्मण ने उसके साथ प्रेम जताया था, लेकिन जब उसने कोई भाव नहीं दिया तो उन्होंने बदला लेने के लिए उसके अंग काट दिए। सोचिए, बस एक छोटे से झूठ ने इस पूरे लड़ाई का रूप ही बदल कर रख दिया। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जादू और राक्षस महायुद्ध। रामकियन का जो युद्ध है ना, वो केवल बाहुबल का युद्ध नहीं है। ये लोक कथाओं के जादू, रहस्यमयी अनुष्ठानों और मायावी शक्तियों का एक बहुत ही शानदार संगम है। इस तालिका में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रामकियन में राक्षस कितने ज्यादा मायावी हैं और राम की सेना उनके जादू को तोड़ने के लिए क्या-क्या तरकीबें लगाती है। उदाहरण के लिए कुंभकर्ण अपने अजेय मोक्ष शक्ति भाले को जगाने के लिए नदी किनारे एक अनुष्ठान कर रहा था। तब विभीषण की सलाह पर हनुमान और अंगद ने मिलकर एक मरे हुए कुत्ते और एक कौवे का भ्रम पैदा किया। उसकी इतनी भयानक दुर्गंध थी कि कुंभकर्ण का ध्यान पूरी तरह से भंग हो गया। वहीं दूसरी ओर इंद्रजीत अपने नागपाश को जहर से नहलाने का एक अनुष्ठान कर रहा था। इसे रोकने के लिए जाम्बवान ने एक विशाल भालू का रूप धारण किया और सीधा जाकर उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दिया जिसके नीचे वो अनुष्ठान चल रहा था। कमाल की रणनीतियां है ना। एक और मायावी घटना इस जादुई युद्ध को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। एक बार कुंभकर्ण ने क्या किया कि अपने विशाल शरीर से नदी के प्रवाह को ही रोक दिया। पानी रुकने से पूरी वानर सेना प्यास से तड़पने लगी। ऐसे में हनुमान जी ने एक बाज का रूप धारण किया, उड़कर राक्षसों के बगीचे में गए और वहां एक मृत माली का रूप लेकर उनके बीच छिप गए। मौका मिलते ही उन्होंने कुंभकर्ण पर इतनी जोर का प्रहार किया कि कुंभकर्ण हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और रुका हुआ पानी फिर से अपनी दिशा में तेजी से बह निकला। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी अंतिम खंड पर, एक साझा सांस्कृतिक कैनवास। इन सभी अद्भुत कथाओं, जन्म के गहरे रहस्यों और मायावी युद्धों को देखकर स्वाभाविक रूप से एक सवाल मन में आता है कि आखिर कहानी में ये सारे बदलाव हुए क्यों? इसका उत्तर सच में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली यह है कि वाल्मीकि जी की मूल कहानी एक बहुत बड़े और खाली कैनवस की तरह काम करती है। थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों ने इस कैनवस पर अपनी स्थानीय मान्यताओं, अपनी खास लोक कलाओं, नैतिक मूल्यों और अपनी असीमित कल्पनाओं के रंग भरे हैं। रामकियन केवल रामायण का कोई सीधा अनुवाद नहीं है, बल्कि यह थाई संस्कृति के सांचे में ढले एक एकदम नई और जीवंत रचना है, जिसमें वहां के पूरे समाज की बहुत ही स्पष्ट झलक मिलती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद जो एक बड़ा विचार उभर कर सामने आता है वो ये है, यदि एक अकेली कहानी महासागर पार करके हजारों नए मिथकों और जादुई घटनाओं को जन्म दे सकती है, तो एक नायक की व्याख्या स्वयं उस संस्कृति के बारे में क्या कहती है जो उसे गढ़ रही है। वाल्मीकि रामायण और थाई रामकियन का ये सफर हमें सिखाता है कि महाकाव्य कभी स्थिर नहीं होते, वे लोगों के साथ यात्रा करते हैं और उन्हीं के साथ बड़े होते हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई पुरानी कहानी सुने तो ये जरूर सोचिएगा कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में शायद वह कहानी किसी बिल्कुल अलग और जादुई रूप में जी रही हो। आज के स्रोत विश्लेषण में बस इतना ही।